वर्षों से ढाबा चला रहा था और गांव में उसका ढाबा ही एक बड़ी कमाई का स्रोत था। उसी वजह से वो गांव वालों से अक्सर बदतमीजी करता, ऊंचे दाम वसूलता और जरा सा भी उधार नहीं देता। ये क्या, मटन पूरा खाकर आधा पैसे दे रहे हो? मेरे ढाबे में उधारी नहीं चलती। हरीश रोज किसी न किसी को डांटता रहता। गांव वाले मजबूरी में उसके ढाबे पर आते, क्योंकि आसपास कोई दूसरा ढाबा था ही नहीं। इसी बीच राजस्थान की तरफ से एक पति पत्नी कमलेश और उसकी पत्नी नीरा सरईपुर की तरफ आ रहे थे। दोनों के चेहरे से थकान साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक थी। जैसे ही वे कस्बे में पहुंचे, उनकी नजर सामने पड़े एक ढाबे पर गई। ढाबे पर लोगों की भीड़ कम थी, लेकिन धुआं और मटन की खुशबू उठ रही थी। दोनों थोड़ा रुककर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर आगे एक बरगद के पेड़ के पास कुछ बड़े बूढ़े बैठे गपशप कर रहे थे। कमलेश ने पूछा, काका, सरपंच देवकरण सिंह का घर किस तरफ है? अरे बेटा, उधर वाली कच्ची सड़क पकड़ो, वहीं बड़ा सा पीला घर है। बेटा, तुम पहली बार आए हो? हाँ काका, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी हो गई है। खेती ठप हो गई है, लोग मजबूरी में गांव छोड़ रहे हैं। अरे तो तुम सरपंच से मिलो, वो नेक इंसान है, जरूर मदद करेगा। कमलेश और नीरा सरपंच के घर पहुँचे। राम राम सरपंच जी। अरे आओ, पर पहले बताओ तुम हो कौन? सरपंच जी, मैं कमलेश, जयवीर हलवाई का बेटा, जो शादियों में खाना बनाते थे। सुनते ही सरपंच देवकरण सिंह की आंखों में पहचान की चमक दौड़ गई। आओ अंदर बैठो बेटा, तुम्हारे पिता से तो मेरा परिवार जैसा रिश्ता था। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? उनका शुगर कंट्रोल में है? हाँ सरपंच जी, अभी ठीक है। तो बेटा कैसे आना हुआ? गांव में सूखा पड़ गया है, इस कारण काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। कोई नौकरी, थोड़ी जगह, कुछ मिल जाए। देखो, खाना बनाना तो तुम जानते ही हो। यहाँ एक ढाबा है हरीश का, वहाँ तुम कोशिश कर सकते हो। गांव वालों से भी पहचान हो जाएगी। बाद में चाहो तो अपना ढाबा डाल लेना, लेकिन ध्यान रखना, हरीश लालची और घमंडी आदमी है, उससे बचकर रहना। अगले दिन कमलेश उसी ढाबे पर पहुंचा। भैया, मैं राजस्थान से आया हूँ, क्या आपके यहाँ रसोइये की जरूरत है? जगह तो है, पर बनाना क्या क्या आता है? मैं और मेरे पिता शादियों में खाना बनाते थे। मुझे राजस्थानी लहसुन की चटपटी चिकन करी और दाल बाटी जैसी चीजें बनानी आती हैं। आप एक बार चखकर देख लीजिए, पसंद ना आए तो मत रखिएगा। ठीक है, आज तो ही खाना बना, अगर लोगों को पसंद आ गया तो रख लूंगा। कमलेश काम में लग गया। सरसों का तेल, लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, देसी मसाले। कुछ ही देर में खुशबू पूरे ढाबे में फैल गई। लोग आने लगे। अरे, आज खुशबू कुछ अलग है। सबने चिकन करी और राजस्थानी दाल चखी और तारीफ करते नहीं थके। ठीक है तेरा, कल से यही काम करना, महीने के 6,000 दूंगा। कमलेश खुश हो गया। घर जाकर नीरा को बताया, काम मिल गया, अब हम अपने गांव पैसे भेज सकेंगे। बस हरीश से बचकर रहना, सरपंच कह रहे थे वो लालची आदमी है सही, पर चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह कमलेश ढाबे पर आ गया। अब उसके चिकन करी और दाल बाटी का स्वाद पूरे सरईपुर में मशहूर होने लगा था। गांव वाले कहते, अरे कमलेश भैया, जल्दी बनाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। कल जो खाया था ना, कसम से बरसों बाद इतना अच्छा स्वाद मिला। बस 5 मिनट, अभी परोसता हूँ। धीरे धीरे ढाबे पर भीड़ बढ़ती जा रही थी और हरीश अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे डर था कि लोग अब उसके कारण नहीं, बल्कि कमलेश के खाने की वजह से ढाबे पर आ रहे हैं। शाम होते होते सभी प्लेटें खाली हो जाती और ढाबे की कमाई ठीक ठाक हो जाती। एक रात ढाबा बंद करते समय हरीश ने कमलेश को एक अजीब बात कही। कल का बचा मटन और चिकन क्या किया? कुत्तों को दे दिया। अरे मूर्ख, अगली बार बचे हुए खाने को मत फेंकना, उसे पानी में रखकर ताजा खाने में मिला देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप पागल हो गए हैं क्या? बासी खाना लोगों को कैसे खिलाऊं? वे पैसे देते हैं और हम बदले में उन्हें अच्छा खाना देते हैं। धीरे बोलो, और जो मैं कहूँ वही करना होगा, क्योंकि तनख्वाह तुम्हें मैं देता हूँ। कमलेश नया था, मजबूर था, चुप रहा, पर मन में खौल उठा। ये आदमी कितना गिरा हुआ है। कुछ हफ्तों बाद, हरीश भैया, महीने की तनख्वाह दे दीजिए। अभी पैसे कम पड़े हैं, फिर दूंगा। ऐसा करते करते 2 महीने निकल गए। अगर ऐसी ही हालत रही तो मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा।
हरीश समझ गया कि अगर कमलेश गया तो पूरी भीड़ उसके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, आज शाम को पैसे ले जाना। शाम को वो पैसे लेकर घर जा रहा था कि रास्ते में अचानक 2 नकाबपोश लोग आ गए। ओए, कहाँ जा रहे हैं? जेब में क्या है? भाई, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, ढाबे से लौट रहा हूँ। मेरे पास हम जानते हैं तेरे पास पैसे हैं, जल्दी निकाल वरना चौपट कर देंगे। कमलेश कुछ कर नहीं सकता था। उन्होंने उसे पीटा और पैसा छीन लिया। लहूलुहान होकर वो घर पहुंचा। क्या हुआ? किसने मारा? लगता है ये सब कोई अपना ही करवा रहा है। अगले दिन कमलेश सरपंच देवकरण के पास गया, सब कुछ बताया। अजीब बात है, चोरी सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों हो रही है? मुझे शक है कि हरीश ही करवा रहा है। बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ पक्का सबूत जुटाना होगा। कमलेश ने हाँ में सिर हिलाया। घर पहुंचकर कमलेश ने अपनी पत्नी को सब बताया। नीरा बुद्धिमान और समझदार थी। उसने कहा, अगली बार जब ढाबे से पैसे लाओगे तो मैं नोटों पर लाल गाढ़ी स्याही लगा दूंगी, जो हाथ लगाने पर छूटेगी नहीं। जिसके हाथ पर वो रंग मिलेगा वही चोर है। अरे वाह भाग्यवान, यही तो चाहिए था। अगले दिन ढाबे पर हरीश आग बबूला था। तेरे पैसे कैसे हर बार चोरी हो जाते हैं? मुझे लगता है तू झूठ बोल रहा है। अगर भरोसा नहीं तो अगले महीने की तनख्वाह काट लेना, मैं कहीं और काम कर लूंगा। अगर ये चला गया तो मेरा ढाबा खाली हो जाएगा। इसलिए वो चुप हो गया। शाम को ढाबा बंद हुआ। कमलेश ने आज की कमाई इकट्ठी की। नीरा ने पैसे पर लाल स्याही पहले ही लगा दी थी। रास्ते में वही 2 चोर फिर आ गए। चल साले, जितने पैसे हैं दे दे। लो पैसे, और मुझे मत मारना। उन्होंने पैसे लेकर उसे धक्का दिया और भाग गए। कमलेश सीधे हरीश के घर गया। हरीश भैया, आज फिर चोरी हो गई। बार बार चोरी? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है तू खुद पैसे रख रहा है। कमलेश ने कुछ नहीं कहा और घर चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अगले ही दिन सुबह सुबह हरीश गुस्से से भरा हुआ सरपंच देवकरण को लेकर कमलेश के घर पहुंच गया। चल कमलेश, पंचायत में आ, आज फैसला होगा। तू ढाबे का पैसा चुरा रहा है। ठीक है, चलिए। बरगद के नीचे पूरा सरईपुर इकट्ठा था। हरीश बेहद गुस्से में बोला, सरपंच जी, ये लड़का रोज ढाबे का पैसा चुरा कर घर लाता है और कहता है चोरी हो गई। सच में? ऐसा तो नहीं लगता। कमलेश तो सीधा साधा लड़का है। कमलेश, तुम्हारे पास कोई सबूत है? कमलेश ने चारों तरफ देखा, फिर हल्की हंसी हंस दिया। देखो, चोर पकड़ा गया, डर से हंस रहा है। नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि चोर तो मेरे सामने खड़ा है। पूरी पंचायत शांत हो गई। सबकी नजरें हरीश पर पड़ी। कमलेश ने कहा, कल जब मैं पैसे लेकर जा रहा था तो चोरों ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार मेरी पत्नी ने पैसे पर गहरी लाल स्याही लगा दी थी, जो हाथ लगने पर छूटती नहीं। गांव वाले चौंक गए। और ये स्याही धोने पर भी 24 घंटे नहीं उतरती। सरपंच जी, हरीश के हाथ देखिए। हरीश के दोनों हाथ लाल रंग से सने हुए थे। वो हड़बड़ा गया। नहीं, ये तो कपड़े धोने का रंग है, कपड़ा रंग छोड़ रहा था। झूठ, ये वही स्याही है जो केवल पैसे पर लगी थी। हाँ, यही चोर है, अपने लोगों से चोरी करवाता था। हरीश, तूने गांव वालों को बासी खाना खिलाया, कमलेश का पैसा चुरवाया और ऊपर से बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की। आज से तेरे ढाबे पर रोक लगाई जाती है। गांव तालियों से गूंज उठा, लेकिन कमलेश आगे आया और बोला, सरपंच जी, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, कभी किसी का घर उजाड़कर अपना घर मत बनाना। भले ही हरीश भैया ने मेरे साथ गलत किया, पर उनका भी परिवार है। आप ऐसा कीजिए, हरीश का ढाबा 2 महीने बंद रखें। इन 2 महीनों में मैं ढाबा संभाल लूंगा, फिर मैं अपने गांव वापस चला जाऊंगा। उसके बाद हरीश अपना ढाबा खोल सकते हैं। कमलेश, तुम अपने पिता की सच्ची परंपरा निभाते हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। 2 महीनों तक कमलेश ने ढाबा चलाया। गांव में पहली बार किसी ने साफ सुथरे, प्यार से बनाया हुआ खाना खिलाया। ढाबा खूब चला।